हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। रैपिड रिवीजन सीरीज कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं। वहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग से रिलेटेड यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियोस है वो बनाए जा रहे हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग उसको पसंद कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए और जो शॉर्ट्स हैं वो आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर सकते हैं और वो डायरेक्ट अटैक करके आप वो वन लाइनर क्वेश्चन को आप इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। ऑब्स्टेटिक्स का अभी हमारा शॉर्ट रिवीजन चल रहा है, साथ ही साथ में जो रैपिड रिवीजन सीरीज है उसी का चल रहा है। रैपिड रिवीजन सीरीज में ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी का चल रही है। बाकी हमारे जो लेक्चर वीडियोज है जो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर जो लेक्चर वीडियोज है उन सारे लेक्चर वीडियोज के अंदर उन सारे लेक्चर वीडियोज के अंदर आप लोग देख रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट कर रखा है और ये एंडोक्राइन सिस्टम आप लोगों के लिए आई होप आप लोगों की तैयारी में बहुत ही आप लोगों की हेल्प कर रहा है, आप लोगों की हेल्प कर रहा होगा। आई थिंक स्टूडेंट्स अब तक के जो भी वीडियोस थे वो आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंडेबल थे, इजीली अंडरस्टैंडेबल थे, ताकि साथ ही साथ में वो आप लोगों की जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है उसको वो अच्छा बना रहे होंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टूडेंट स्टडी किया था एड्रिनल ग्लैंड के बारे में कि एड्रिनल ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो डिसऑर्डर थे, हमारे एडिशन डिजीज और क्विचिंग सिंड्रोम। उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया था एडिशन डिजीज के बारे में बात करना। तो एडिशन डिजीज क्या थी? एड्रिनल इनसफिशियंसी थी, जिसके अंदर क्या हो रहा था, एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स थे वो क्या हो रहे, डिक्रीज होते हैं। एड्रिनल कोर्टेक्स के जो हॉर्मोन्स थे उनका लेवल क्या हो रहा, माय डियर स्टूडेंट, डिक्रीज हो रहा था। ठीक है। और उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कोज था, जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट कोज क्या था कि जिसकी वजह से एड्रिनल इनसफिशियंसी कोज हो रही है, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कोज था माय डियर स्टूडेंट, तो वो था ऑटो इम्यून, जो कि आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। आई थिंक आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि ऑटो इम्यून का मीनिंग क्या है, किस प्रकार से ऑटो इम्यून डिजीज है वो कोज हो रही है हमारी बॉडी के अंदर। किसी भी माय डियर स्टूडेंट को, मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को क्लास लेते समय, चाहे वो आपने ऑनलाइन क्लास ली होगी, चाहे वो आप लोगों ने ऑफलाइन क्लास ली होगी, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। ठीक है स्टूडेंट? तो जो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअसली लेक्चर वीडियोस आप लोगों के लिए लाए जा रहे हैं। ठीक है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ऑटो इम्यून, अगर किसी इंडिविजुअल को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको लाइफ लॉन्ग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर रहना पड़ता है, क्योंकि ऑटो इम्यून मतलब आपकी खुद की पेशेंट की खुद की बॉडी ने क्या किया, उसके एड्रेनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा करके। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी, यानी कि जो कुशिंग सिंड्रोम है उसके दो टाइप थे। प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम बोल दो या प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी बोल सकते हो आप उसको। ठीक है। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी भी आप उसे बोल सकते हो। दूसरा था हमारा सेकेंडरी, दूसरा हमारा क्या था, सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। तो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी थी माय डियर स्टूडेंट्स, जो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी थी वो कहाँ हो रही थी, वो हो रही थी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई डिसऑर्डर होने की वजह से। कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो उस कंडीशन के अंदर हो रहा था। ठीक है। आई थिंक क्लास के अंदर कोई लैग आ रहा है, वो इंटरनेट की वजह से हो रहा है। मैं करता हूँ अभी इसको सॉर्ट आउट, मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ। आई थिंक माय डियर टेक्निकल टीम बुलाता हूँ अभी, ऐसे थोड़ी आएंगे वो लोग। टेक्निकल टीम से बात कर, एक सेकंड। टेक्निकल टीम, टेक्निकल टीम प्लीज। हेलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई थिंक अब आप लोग क्लास के अंदर डायरेक्टली कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे से। थोड़ा सा शायद लैग आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
आई थिंक अभी आप लोगों की जो क्लास है हमारी वो अच्छे से शुरू हो चुकी है, दोबारा से हमारी जो क्लासें हैं वो रिमेंड नहीं रहेंगी। जो लैग है वो आई थिंक वो ठीक हो गए होंगे, टेक्निकल ग्लिच आए थे वो ठीक हो गए, डेफिनेटली ठीक हो गए। मेरे को यहाँ पे शो हो रहा है कि जो टेक्निकल ग्लिच आए थे वो सारे के सारे जा चुके। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि एड्रिनल ग्लैंड के जो एड्रिनल एडिशन डिजीज थी या जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी थी उसके दो टाइप मैंने आप लोगों को बताए थे। कल हम लोगों ने कल की क्लास के अंदर पूरा डिटेल्ड डिस्कशन किया है इनके ऊपर। तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी इज नॉन एज प्राइमरी एडिशन डिजीज। और इसमें क्या होता है, इसमें ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो क्या हो रहे थे माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे परफॉर्म हो रहे थे। नेक्स्ट वन था आपका सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। जो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी थी, जो आपकी सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी थी माय डियर स्टूडेंट, उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि किसी दूसरी डिसऑर्डर या किसी दूसरे सिस्टम की डिसऑर्डर या फिर जो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि आउटसाइड द एड्रिनल ग्लैंड वहां पे प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट, वहां पर प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बॉडी है उसके अंदर एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स के हार्मोन है वो नहीं बन रहे थे। ठीक है, हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम थी, हो सकता है वहां पे किसमें प्रॉब्लम थी, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम थी। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो एसीटीएच आ रहा था उसका लेवल कम हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर होगा या पिट्यूटरी ग्लैंड की कोई डिसऑर्डर होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को लेकर के जाऊँ तो हाइपोपिट्यूटरिज्म, हाइपो हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो हाइपोपिट्यूटरिज्म की जब बात हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट, तो हाइपोपिट्यूटरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के जो फंक्शंस थे वो कम हो गए थे। हम सब जानते हैं कि एसीटीएच, हम सब जानते हैं कि एसीटीएच है, जो एसीटीएच है वो क्या है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है। ये क्या करता है, आप आता है और आपकी एड्रिनल ग्लैंड को क्या करता है, स्टिमुलेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आपके एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है। आई थिंक प्रॉब्लम है। वन सेकंड स्टूडेंट, जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है मैं दोबारा आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा, दोबारा मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करके आऊँगा। टेक्निकल ग्लीच, इंटरनेट इश्यूज होते हैं, सबके साथ होते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता हूँ इंटरनेट इश्यूज के अंदर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। टेक्निकल टीम कोशिश कर रही है लगातार, बट यहाँ पर हो नहीं रहा है कुछ भी, कुछ भी नहीं हो रहा। यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा, क्लासें मिस करेंगे क्या हम, गोइंग 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 गोइंग, हो ही नहीं रहा है क्या है? थोड़ा सा तो हुआ है, देखते हैं स्पीड आई है तो। इंटरनेट स्पीड का इशू है माय डियर स्टूडेंट, जैसे ही ठीक होता है मैं दोबारा आप लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा। तो लो माय डियर स्टूडेंट, कनेक्ट तो हुआ है बट आई थिंक कोई ना कोई ग्लीच चल रहे हैं, टेक्निकल ग्लीच आ रहे हैं क्लास में, थोड़ा सा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोई नहीं, हम फिर भी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हमें काम करना है हमारा। ठीक है, तो सॉरी, हम लोगों ने बात करी थी कि जो एड्रिनल इनसफिशियंसी थी उसके दो टाइप मैंने आप लोगों को बताए थे। फर्स्ट वन था प्राइमरी और दूसरा था उसका सेकेंडरी, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया था। अब जो एडिशन डिजीज थी, तो उस एडिशन डिजीज के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा था कि एडिशन डिजीज के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स थे वो क्या हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे। क्या हुआ, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स थे माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन रिलीज होते हैं जो कि मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। फर्स्ट वन था आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड,
सेकंड था मिनरलोकॉर्टिकॉइड और थर्ड वन था आपका एंड्रोजन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं, और इन सारे एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स थे माय डियर स्टूडेंट, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, इनका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था। तो जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल डिक्रीज होता है बॉडी के अंदर, जैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स ने क्या नहीं किया, एड्रिनल ग्लैंड ने क्या नहीं किया, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज नहीं किया, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज नहीं हुआ, तो बॉडी का ब्लड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आएगा। जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल के अंदर डिस्टर्बेंस आता है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर आप लोग देखोगे कि डिक्रीज वैस्कुलर टोन, ब्लड वेसल्स की जो टोन है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और जैसे ही टोन डिक्रीज होती है तो वो जो कैटाकोलामाइन होते हैं, यानी कि जो एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स है, कौन कौन से हार्मोन है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, यानी या दूसरा नाम बोल सकते हैं एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, इनके लिए रेस्पॉन्ड करना ब्लड वेसल्स इनको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करने का जो इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो क्या होता है, वो हमारा यही रीजन होता है कि ग्लूकोज लेवल नहीं होने की वजह से ब्लड वेसल्स की जो टोन है वो खत्म हो चुकी है। साथ ही साथ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यानी कि जो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा था बॉडी के अंदर, वो भी डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज के सिंथेसिस को रेगुलेट करने वाला जो हार्मोन है, जो केमिकल है, जो एंजाइम्स हैं, वो सारे के सारे ग्लूकोकोर्टिकोइड पे डिपेंड है, और ग्लूकोकोर्टिकोइड का लेवल यहाँ पर क्या है माय डियर स्टूडेंट, कम है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा मिनरलोकोर्टिकोइड। तो मिनरलोकोर्टिकोइड का इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, मिनरलोकोर्टिकोइड यानी जो मिनरल्स है, जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट है, उनको उनके बैलेंस को मेंटेन रखने का काम इसका इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट काम है वो ही अगर नहीं होगा, बॉडी के अंदर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का मेंटेनेंस नहीं होगा, बॉडी में वाटर सोडियम का लेवल है वो डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन आ सकता है। जिसकी वजह से क्या आ सकता है हमारे देश में, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन आने की वजह से वहां पर आप लोगों को हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है और हाइपर कैलेमिया। क्योंकि अगर जो आपका ये हार्मोन नहीं है, तो कौन सा हार्मोन नहीं है, मिनरलोकॉर्टिकोइड, तो मिनरलोकॉर्टिकोइड अगर नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर आप देखोगे कि एल्डोस्टेरोन है उसका लेवल भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन का लेवल है वो भी क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाता है। और जैसे ही एल्डोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, सोडियम एंड वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एक तो डिहाइड्रेशन होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा तो सोडियम का लेवल है वो भी कम हो गया। नेक्स्ट क्या रहेगा, हाइपर कैलेमिया। ये हार्मोन क्या करेगा, पोटेशियम का तो रीअब्जॉर्प्शन कर देगा, सोडियम और वाटर को यूरिन के साथ एक्सक्रिएट करना शुरू कर देता है, तो ये इसका लेवल कम होगा तब जा करके ये सारे काम होते हैं। आई होप आप लोग, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ शायद क्योंकि क्लास थोड़ी सी जो सोच के चल रहे थे वो हो नहीं पाए थे, इसलिए थोड़ा सा स्पीड को मेंटेन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड के साथ मैच करने की कोशिश करिएगा स्टूडेंट, आप लोगों से यही मेरा अनुरोध है। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है, यानी कि जो असेसमेंट करेंगे जब हमारे पास पेशेंट आया है, जब हमारे पास पेशेंट एडमिट हो रहा है हॉस्पिटल में, उस समय जब एज ए नर्स हमें क्या क्या असेसमेंट करने हैं, क्या क्या असेसमेंट करने हैं। तो जो हार्मोनल इम्बेलेंस था उसकी वजह से क्या था, लेथार्जी, फैटिग रहेगा पेशेंट के अंदर, मस्कुलर वीकनेस रहती है उस पेशेंट के अंदर, क्या रहती है, मस्कुलर वीकनेस रहती है। नेक्स्ट वन है नोजिया एंड वोमिटिंग उसकी रहती है, एनोरेक्सिया रहता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, क्योंकि एंड्रोजन का लेवल भी यहाँ पर कम हो रहा है तो इम्पोर्टेंस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। साथ ही साथ जो फीमेल है उसके अंदर क्या हो सकता है, मेनिस्ट्रुअल चेंजेस भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करूंगा। कमेंट सेक्शन मेरे सामने ही चल रहा है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सब अपने कमेंट को पोस्ट कीजिए, मेरे सामने आएंगे, मैं उनका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है हाइपोग्लाइसीमिया। ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही ग्लूकोकोर्टिकोइड डिक्रीज होगा तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है, यानी कि जो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा था हमारी बॉडी के अंदर, वो भी डिक्रीज होगा। और जैसे ही वो ग्लूकोज का सिंथेसिस डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन के अंदर सीरम ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी माय डियर स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वन है हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर कैलेमिया। हाइपोनेट्रीमिया और हाइपर कैलेमिया होता है। बाकी इससे इससे जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं कल की क्लास के अंदर डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को वो दोबारा क्वेश्चन चाहिए या उसका समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ।
ठीक है सर। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि डायग्नोस्टिक इवालुएशन, कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनका यूज करके, कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं कि जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर पता लगा सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर या पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई डिजीज हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे हैं, तो अब हम डिस्कशन करेंगे डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में। ठीक है, हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होगा डायग्नोस्टिक टूल या डायग्नोस्टिक टेस्ट, मान लो इसको, इजीली समझ में आएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनका यूज करके हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई पेशेंट की बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज हुई है, कौन सी डिजीज यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई डिजीज हुई है कि नहीं हुई। तो सबसे पहला हमारा आता है, जैसा कि मैंने, जब हम लोगों ने ये सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी का रिव्यू दिया था। उसके बाद हम लोगों ने डायग्नोस्टिक टूल्स के बारे में बात करी थी। तो उस समय मैंने एक स्टिमुलेशन और सप्रेशन टेस्ट की बात करी थी कि पर्टिकुलर हार्मोन को सप्रेस करना, पर्टिकुलर हार्मोन को दे करके हम क्या करें, ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था। तो उसी के अंदर हम यहाँ पर एक टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट का नाम है, पहला टेस्ट होगा ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट। ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट, एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट है, जो एसीटीएच का स्टिमुलेशन टेस्ट है माय डियर स्टूडेंट। तो एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट का मतलब है, हम क्या करेंगे, पेशेंट को एसीटीएच देंगे। ठीक है, एसीटीएच देंगे तो एसीटीएच देंगे तो क्या होगा, ये एसीटीएच कहाँ काम करेगा, आपकी पेशेंट की एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। यानी कि बाहर से हम एसीटीएच हार्मोन, यानी कि जो प्रिपेयर्ड, जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एसीटीएच हार्मोन की प्रिपरेशन है वो हम पेशेंट को देंगे। ठीक है, जैसे ही हम पेशेंट को सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड एसीटीएच देंगे तो उसकी एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाएगा वो। एड्रिनल ग्लैंड को जब एसीटीएच मिलेगा तो उसके बाद हम देखेंगे एसीटीएच आने के बाद क्या होना चाहिए था, एसीटीएच आने के बाद जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके सॉरी, एसीटीएच आने के बाद क्या होना चाहिए था कि एसीटीएच आने के बाद पेशेंट की बॉडी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड थी उसके हार्मोन्स का लेवल बढ़ना चाहिए था। नॉर्मल फिनोमिना। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से आया, एसीटीएच आया, कहाँ से आया, हमने बाहर से, मतलब सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हमने हार्मोन था एसीटीएच, वो बाहर से पेशेंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये जो एसीटीएच हार्मोन है वो क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट, अब जाएगा पेशेंट की एड्रेनल ग्लैंड पे। तो नॉर्मल फिनोमिना की अगर मैं बात करता हूँ, इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन। थोड़ा सा इसको हम समझाने के लिए, समझाने के पर्पज से मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर लेता हूँ। जो ग्रीन कलर है वो नॉर्मल पर्पज के लिए हम बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल सिचुएशन या नॉर्मल कंडीशन, प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक प्रॉब्लम्स आ रही है जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें हो रही है। हमारी लाइव क्लास को आज नज़र लग गई है किसी की, टेक्निकल टीम कुछ थोड़ा सा बिजी रहती है आजकल हमारी। प्लीज सर, और कुछ नहीं फिर वो मैंने हम कर हुआ। 5 मिनट की क्लास तो गड़बड़ है। तो नॉर्मल कंडीशन थी, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स देखना क्या होता है, ये एसीडीएच आएगा, एड्रेनल ग्लैंड के पास आएगा, एड्रेनल ग्लैंड से क्या होना चाहिए था, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो इंक्रीज लेवल ऑफ, इंक्रीज लेवल मान लो, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन।
एड्रिनल ग्लैंड के जो हॉर्मोन्स है उनके सिक्रेशन, उनका सिक्रेशन बढ़ना चाहिए था, दोनों का बढ़ना चाहिए था। एड्रिनल मेडुला का और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का सिक्रेशन है वो क्या होना चाहिए था माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बढ़ना चाहिए था। ठीक है, इन नॉर्मल फिनोमिना। बट इन, अब हम जाते हैं वापस हमारे नॉर्मल फिनोमिना, यहाँ के नॉर्मल फिनोमिना के बाद जाते हैं हम यहाँ पे जाते हैं, जो ब्लू कलर में लिख रहा हूँ वो सारा का सारा अब नॉर्मल। बट इन केस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, बट सॉरी नॉट इन कुशिंग सिंड्रोम बट इन केस ऑफ एडिशन डिजीज, बट इन केस ऑफ एडिशन डिजीज, अब यहाँ पर एडिशन डिजीज की, उस एडिशन डिजीज की वजह से माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ है, उस एडिशन डिजीज की वजह से माय डियर स्टूडेंट क्या हुआ है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। एडिशन डिजीज को एसीटीएच आया, एसीटीएच आ रहा है लेकिन ये एसीटीएच को रेस्पॉन्ड नहीं करेगी, रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो क्या हो गया, डिक्रीज, डिक्रीज एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके हार्मोन्स का जो लेवल है वो क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सभी को। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश कर। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मैंने एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट के बारे में बता दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, नॉर्मली ये था। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा इनसफिशियंसी है। अगर नॉर्मली अगर आप एड्रिनल ग्लैंड को एसीटीएच दोगे तो वो क्या करेगी, अपने जो हार्मोन उनको लेवल बढ़ा देगी, क्योंकि उसको ये लगा है कि भाई बाहर से आया है चाहे कहीं से भी आया हो, पिट्यूटरी ग्लैंड ने दिया है तो हमें काम करना है। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ एडिशन डिजीज पिट्यूटरी एड्रिनल इनसफिशियंसी क्रिएट हो जाती है, और एड्रिनल इनसफिशियंसी क्रिएट होने की वजह से एडिशन डिजीज के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स का सिंथेसिस है वो नहीं कर पाती है। तो ईटियोलॉजिकल फैक्टर मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है कि स्टिमुलेशन टेस्ट, तो स्टिमुलेशन हमने स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करके भी हमने देखा कि भाई बाहर से हमने एसीटीएस देख करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो मतलब तो एडिशन डिजीज है। अब हमारा मेन फोकस होगा कोज कहाँ है, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो कोज कहाँ है उसके ऊपर फोकस करने के लिए हमारे पास टेस्ट आएगा, 2 नंबर पे जो टेस्ट आता है वो, सेकंड नंबर पे जो टेस्ट आएगा माय डियर स्टूडेंट्स वो आता है आपका हार्मोन एनालिसिस, हार्मोन एनालिसिस। अब ये जो हार्मोन एनालिसिस है, हार्मोन एनालिसिस का मतलब ये होता है माय डियर स्टूडेंट कि जो हार्मोन्स उनको हमें ब्लड सीरम से एक्सट्रैक्ट करके हमें उनको उनके लेवल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये हार्मोन एनालिसिस भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड वन जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल आता है वो आता है हमारे पास फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम देख सकते हैं पेशेंट के अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स है वो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कर सकते हैं पेशेंट के 4 नंबर पे हो सकता है हमारा जो फोर्थ वन डायग्नोस्टिक टूल आएगा वो आएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि हम पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री ले सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री में हम ये देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि पेशेंट को पहले से तो एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, या पेशेंट को पहले से कोई पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं थी, उनके बारे में हम पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे और हिस्ट्री से हम फाइंड आउट कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स या माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। हिस्ट्री हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे यही अनुरोध है कि हिस्ट्री हमेशा परफेक्टली कलेक्ट की, ताकि पेशेंट के डायग्नोसिस प्रॉपर हो सके और उसको इलाज प्रॉपर मिल सके। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम कर सकते हैं पेशेंट का सीटी स्कैन करवा सकते हैं। सीटी स्कैन कि भाई एड्रिनल ग्लैंड के अंदर तो कोई ट्यूमर नहीं है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई वो एसीटीएच ही नहीं दे रही। यानी कि अगर प्रॉब्लम अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में निकलती है तो वो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशियंसी है। ठीक है, और अगर प्रॉब्लम एड्रिनल ग्लैंड के अंदर खुद के अंदर निकलती है तो वो कौन सी होती है, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशियंसी कहलाती है। देखो स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
सीटी स्कैन के बाद हम करवा सकते हैं यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, और इसको नॉर्मली यूरिन आरएम बोलते हैं, यूरिन आरएम, रूटीन माइक्रोस्कोप, क्या बोलते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोप। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यूरिन आरएम का टेस्ट भी हम करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर ग्लूकोज, ब्लड सॉरी, यूरिन के अंदर ग्लूकोज तो रिलीज नहीं हो रहा है, या पेशेंट की बॉडी जो यूरिन है उसके अंदर सोडियम का लेवल कितना है, वाटर कितना आ रहा है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, देख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर एडिशन डिजीज हो रही है पेशेंट को, तो वहाँ पर क्या होगा, यूरिन के अंदर वाटर का लॉस ज़्यादा होगा, सोडियम का लॉस ज़्यादा होगा, तभी तो हाइपोटेंशन और हाइपोनेट्रेमिया हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि यूरिन में सोडियम तो आ रहा है, वाटर ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें क्या मिलेगी माय डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज मिलती है। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे से डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आकर के सवाल पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से या टेक्निक इंटरनेट के जो ग्लिच आए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि हमारी ये क्लास ऑनलाइन से कट गई है, मैं लेकिन फिर भी मैं ये क्लास आप लोगों के लिए ऑफलाइन वीडियो के तौर पे मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा, जो कि 26 या 30 मिनट या 35 मिनट की जो भी हमारी ये क्लास होगी माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने अब तक ये बात कर ली कि कौन कौन से डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टास्क आता है मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्या टास्क आता है, मैनेजमेंट का टास्क आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टास्क है मैनेजमेंट का। अब हमें क्या करना है, डिजीज को मैनेज करना सीखना है कि अब हम डिजीज को मैनेज कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो हमें सीखना है अब कि भाई पेशेंट आ गया, किसी सिंड्रोम एडिशन डिजीज उसको फाइंड आउट हो गई, अब हमें पेशेंट की क्या क्या इंटरवेंशन है, कौन कौन से ट्रीटमेंट के तौर पे या कौन कौन सी हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने अब तक की क्लास के अंदर देखा है कि जब भी पेशेंट की बॉडी के अंदर एड्रिनल इनसफिशिएंसी या एडिशन डिजीज के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो सबसे पहले वाइटल साइन के ऊपर भी अफेक्ट करते हैं, और वाइटल साइन को अफेक्ट करें इसका मतलब है वो हमारी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स को अफेक्ट करें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वाइटल साइन को मॉनिटर करना होगा। क्या मॉनिटर करना होगा, वाइटल साइन। क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइन। वाइटल साइन, अब वाइटल साइन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आप लोगों को सिम्टम्स के टाइम पे ही बताया था कि पेशेंट की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है। लोगों ने देखा होगा हाइपोटेंशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब आपको हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है, हाइपोटेंशन जब आप लोगों को देखने को मिलता है तो डेफिनेट है कि वहां पर आप लोगों को टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया भी आप लोगों को देखने को मिलता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटल साइन, कि हमें वाइटल साइन को मॉनिटरिंग क्यों करनी है, बिकॉज क्योंकि हमें पेशेंट की बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है उनकी फंक्शनिंग का क्या करना है, पता लगाना है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वेट मॉनिटरिंग करनी है। क्या करना है, वेट मॉनिटरिंग, वेट मॉनिटर करना। बताओ वेट मॉनिटर क्यों करना है, वेट मॉनिटर क्यों करना है, वेट मॉनिटर इसलिए करना है क्योंकि मैंने आप लोगों को 2 या 3 क्लास पहले ही मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उस समय आप लोगों को बताया था कि बॉडी के अंदर अगर फ्लूइड लेवल में कोई भी चेंज हो रहा है, एडिमा हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो उसका जो एग्जैक्ट पता है वो हमें किससे लग सकता है, वेट, वेट इंक्रीज और वेट लॉस। तो आप यहाँ पर अगर मॉनिटरिंग करोगे तो हम सब देख रहे हैं कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज होने की वजह से एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अंदर जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हुआ, उसका लेवल डिक्रीज होने की वजह से वहां पर क्या डेवलप हो रहा था, हाइपोटेंशन डेवलप हो रहा था। और ये हाइपोटेंशन क्या कर रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे हाइपोटेंशन की वजह से वहां पर क्या होगा, वेट लॉस, एक्सेस फ्लूइड लॉस, एक्सेस फ्लूइड लॉस फ्रॉम बॉडी,
फ्रॉम बॉडी बाय द किडनी। ठीक है, जो किडनी है उसके थ्रू वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, क्योंकि एल्डोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो गया। जैसे ही मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज हुआ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के साथ आपका एल्डोस्टेरोन भी डिक्रीज हुआ है। और एल्डोस्टेरोन जैसे ही डिक्रीज हुआ है माय डियर स्टूडेंट, वहां पर आप लोगों का जो क्या था, एल्डोस्टेरोन डिक्रीज, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, वो वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि वेट मॉनिटरिंग करना जरूरी क्यों है। आप अगर पेशेंट का रेगुलरली वेट करोगे तो उसका अगर फ्लूइड लेवल कम हो रहा है तो उसका वेट क्या होगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। तो जो आज वेट था वो कल नहीं मिलेगा, कल था वो परसों नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके हम पता लगा सकते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। दूसरा, जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसका सबसे अच्छा मॉनिटरिंग का तरीका होता है आईओ चार्ट, इनटेक आउटपुट चार्ट। तो इनटेक आउटपुट चार्ट हम पेशेंट का बनवा देंगे, बना लेंगे हम इनटेक आउटपुट चार्ट, और हम पूरा नोट करके रखेंगे कि पेशेंट ने कितना यूरिन पास आउट किया, हमने कितना फ्लूइड पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर किया। तो उसके थ्रू हमें पता लग सकता है कि पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड का लॉस ज़्यादा है कि नॉर्मल है कि कम है। वो सारा हमें पता लग सकता है माइंड में। दूसरा, कि जब पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, जब जब पेशेंट की बॉडी से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो उस समय हम ये देख रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो रहा है, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिक्रीज हुआ है तो डेफिनेट है सोडियम का लेवल डिक्रीज होगा, पोटेशियम का लेवल बढ़ेगा, कैल्शियम के लेवल के अंदर भी क्या आ सकते हैं, अल्ट्रेशन आ सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर द सीरम इलेक्ट्रोलाइट, मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट। हमें पेशेंट की सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का मॉनिटरिंग करनी होगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा देखना होगा। तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम तो कम होता है, और पोटेशियम उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है जब आप पेशेंट किसी भी एडिशन डिजीज से जुड़े हुए पेशेंट की आप केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस दौरान आप लोगों को ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट है कि अब हमें डायग्नोस हो गया कि पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या नहीं है, पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड का लेवल डिक्रीज है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से एक्सटर्नली जो सिंथेटिक ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड जो प्रिपरेशन है, हॉर्मोन्स की जो प्रिपरेशन है, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, पेशेंट की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करनी पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर एडमिनिस्टर सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ, एडमिनिस्टर सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ, किस चीज की सिंथेटिक प्रिपरेशन है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड, सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड। पड़ता है थोड़ा सा, अगर रेगुलर मेरी क्लास ले तो डेफिनेटली आप लोगों को अब तक तो मेरी हैंड राइटिंग है वो बढ़िया से समझ में आने लग गई होगी कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यहाँ पर आती है माय डियर स्टूडेंट, कि जब भी आप पेशेंट एडिशन डिजीज के पेशेंट की केयर कर रहे हो तो डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करेंगे कि आपको जो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हॉर्मोन्स हैं, यानी कि जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हैं और जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स है, वो हमें क्या करने हैं, पेशेंट को एडमिनिस्टर करने हैं। ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड हमें एडमिनिस्टर करने हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप किसी पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, क्या करता है ग्लूकोकॉर्टिकोइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान से लिखिएगा, कि जो आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स है, ये क्या करता है, इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस, इंड्यूस ऑस्टियोपोरोसिस, पेशेंट के अंदर क्या कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस खोज कर। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कैसे खोज कर सकता है।
कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कैसे खोज करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये ऑस्टियोपोरोसिस इस तरीके से खोज करेगा कि जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है, जो आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड है, वो बोन की दो इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, जो बोन की जो सेल है उसमें सबसे पहले आती है आपकी ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की जो एक्टिविटी है उसको डिक्रीज कर देता है, यानी कि खत्म ही कर देता है। ठीक है, डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ, डिक्रीज द एक्टिविटी एंड, decrease the activity and function of, decrease the activity and function of, activity and function of osteoblast। जो osteoblast के फंक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है। साथ ही साथ जो फर्स्ट वन पॉइंट तो ये हो गया उसका, सेकंड वन ये क्या काम करता है, सेकंड वन ये माय डियर स्टूडेंट जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है उनका प्रोलिफरेशन है उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंक्रीज प्रोलिफरेशन, इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ ओस्टियोक्लास्ट सेल्स। ये ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है माय डियर स्टूडेंट उसको क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बोन कटिंग। ओस्टियोक्लास्ट, सी फॉर काटना, ये काटती रहती है, यानी कि बोन को रीमॉडलिंग का काम करती है। ये धीरे धीरे बोन के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फोरस डिपॉजिट है उसको बाहर निकालती रहेगी, उसको रिलीज करती रहेगी ब्लड के अंदर। ठीक है, और ओस्टियोब्लास्ट सेल्स क्या कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स, की ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो कैल्शियम और फॉस्फोरस को, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो ब्लड सीरम के अंदर था उसको जमा कर रही हैं और बोन को स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूती प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई, प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि पेशेंट को बाहर से हमने क्या दिया है, ग्लूकोकोर्टिकोइड। ग्लूकोकोर्टिकोइड दिया तो ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है, जो बाहर से सिंथेटिकली ग्लूकोकोर्टिकोइड दिया गया है वो क्या कोज करता है माय डियर स्टूडेंट, वो कोज कर देता है पेशेंट के अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस। जो ग्लूकोकोर्टिकोइड इंड्यूस्ड ऑस्टियोपोरोसिस है वो कैसे हुआ, वो इस प्रकार से हुआ जैसे ही आपने पेशेंट को बाहर से ग्लूकोकोर्टिकोइड एडमिनिस्टर किए, उसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर क्या प्रॉब्लम हुई, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ गई और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी यानी कि जो उसके फंक्शन थे वो डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से बोन फॉर्मेशन कम हुआ और बोन का रिजॉर्प्शन, ध्यान रखना, रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। बोन का रिजॉर्प्शन होने का मतलब है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस कोज हो गया। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से ऑस्टियोपोरोसिस कोज हो रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड और आपका मिनरलोकोर्टिकोइड है वो आने की वजह से। आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। साथ ही साथ एडिशन डिजीज है उसके अंदर एड्रिनल इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि जो हॉर्मोन्स है वो कम है, जितने रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए होते हैं उतना नहीं बन रहे। लेकिन मान लीजिए अगर एड्रिनल ग्लैंड से जो हॉर्मोन्स बन रहे थे, एड्रिनल इनसफिशिएंसी की बजाय अगर जो हॉर्मोन्स कम बन रहे थे वो अगर बनना ही बंद हो जाते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एडिशन क्राइसिस। वो कंडीशन क्या कहलाती है आपकी, एडिशन क्राइसिस। ठीक है, क्या कहेंगे उसको, एडिशन क्राइसिस। क्या कहेंगे उसको, एडिशन क्राइसिस उसे कहा जाता है। अब ये जो एडिशन क्राइसिस है, एडिशन क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है, कंडीशन, द एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन आर एक्सट्रीमली, आर एक्सट्रीमली लो। क्राइसिस का मतलब तो बाढ़ आ गई, बाढ़ आने का मतलब है कि अब हमारे पास खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा है, तो वो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, क्राइसिस कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्राइसिस कहलाता है। तो एडिशन क्राइसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन हार्मोन, इन तीनों का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इनकी रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसे क्या कहा जाता है, एडिशन क्राइसिस कहा
जाता है। आज की क्लास में इतना ही। एडिशन क्राइसिस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि एडिशन डिजीज से जो पेशेंट सफर कर रहा है उसको हमें कौन कौन सी एजुकेशन, यानी कि हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज हेल्थ एजुकेशन जब हम देंगे तो वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो कि नॉरसेट, आरआरबी, आपका एसजीपीजीआई, जिपमेर, इन एग्जाम्स में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप स्टूडेंट आज का ये लेक्चर वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। आज का ये लेक्चर वीडियो आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर माय डियर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा है इस क्लास से रिलेटेड तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट को सॉल्व करूँगा। की क्लास के लिए थैंक यू। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।